हाय लर्नर्स, वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑन एमसीक्यू सॉल्यूशन विद डिटेल एक्सप्लेनेशन। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑन मैक्रो इकोनॉमिक्स। दिस इज पार्ट सेकंड हियर। ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल एस्पिरेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एनटी यूजीसी नेट एग्जाम और जो वेरियस यूनिवर्सिटी के एंट्रेंस एग्जाम जो एनटीए कंडक्ट करवाता है सीयूईटी पीजी, उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स है, केंद्रीय विद्यालय है या स्टेट गवर्नमेंट्स के जो टीचर्स रहते हैं उनके लिए भी ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट सर्कमस्टांसेस इन इकोनॉमी सेड टू बी इन रिसेशन। क्वेश्चन है कि ऐसे इकोनॉमी के क्या सर्कमस्टांसेस होंगे जहां हम कहेंगे कि इकोनॉमी में रिसेशन है। रिसेशन मींस डाउन टर्न इन द इकोनॉमी, एवरीथिंग इज फॉलिंग डाउन, डिमांड कम है, प्रोडक्शन कंसिक्वेंटली कम होगा, देर इज लेस एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी एंड इनकम लेवल लोगों के कम हो गए हैं, राइट। वो रिसेशन का ट्रेंड हम वहाँ पे कहेंगे। तो जो टेक्निकल डेफिनेशन है रिसेशन की वो क्या है? ऑप्शंस आर, इफ रियल जीडीपी फॉल्स इन वन क्वार्टर कंपेयर्ड विद द क्वार्टर बिफोर, कि अगर हम क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो जीडीपी में फॉल हो रहा है। दूसरा जो ऑप्शन है वो है रियल जीडीपी फॉल्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स, 2 लगातार क्वार्टर्स में, मीन 6 मंथ में लगातार जीडीपी जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। थर्ड ऑप्शन इज इफ रियल जीडीपी फॉल्स इन 1 ईयर कंपेयर टू विद द ईयर बिफोर, ईयर ऑन ईयर बेसिस पर अगर हम देखें तो जीडीपी में फॉल है। ऑप्शन डी इज इफ रियल जीडीपी फॉल्स फॉर 2 कंसेक्यूटिव ईयर, 2 लगातार सालों तक रियल जीडीपी फॉल हो रहा है, क्या वो रिसेशन है? तो जो टेक्निकल डेफिनेशन है रिसेशन की, that is if the real GDP is falling for 2 consecutive quarter, 2 consecutive quarter means 6 months। हम 2 क्वार्टर देखेंगे कि लास्ट क्वार्टर और उसके बाद जो क्वार्टर है उसके जीडीपी में किस तरह का ट्रेंड है। अगर वो लगातार 2 क्वार्टर में फॉल हो रहा है तो हम कहेंगे कि इकोनॉमी में रिसेशन है, राइट। देयरफॉर बी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट इज, अकॉर्डिंग टू केन्स विच पॉलिसी विल बी मोस्ट इफेक्टिव एट टाइम ऑफ रिसेशन। ऑप्शंस आर कॉन्ट्रैक्शनरी फिस्कल पॉलिसी, second option is contractionary monetary policy, expansionary fiscal policy or expansionary monetary policy. There are 2 types of policy, fiscal and second is monetary policy here। फिस्कल पॉलिसी का मतलब होता है कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन है, गवर्नमेंट किस तरह से इकोनॉमी को रिवाइव करेगी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट किस तरह से डिटरमिन होगा इकोनॉमी के अंदर, वो फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है, राइट। इसमें गवर्नमेंट इंटरवेंशन हम इसको कहेंगे। इसमें वेरियस टूल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स है। मॉनेटरी पॉलिसी में जो सेंट्रल मॉनेटरी अथॉरिटी है लाइक आरबीआई, वो पॉलिसी फॉर्मुलेट करेगी थ्रू चेंजेस इन पॉलिसी रेट्स टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। वो हो गया मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है। तो जो केन्स है हमने पहली वीडियो में भी डिस्कस किया है, वो गवर्नमेंट इंटरवेंशन की बात करते हैं। गवर्नमेंट शुड इंटरवीन इन द इकोनॉमी टू रिवाइव द इकोनॉमी, राइट। तो इसका मतलब है वो फिस्कल पॉलिसी की बात करेंगे। तो जब रिसेशन का टाइम है तो कौन सी पॉलिसी मोस्ट इफेक्टिव होगी? तो ये रिसेशन का मतलब है इकोनॉमी में डिमांड नहीं है, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, इनकम लोगों की कम हो गई है, प्रोडक्शन नहीं इकोनॉमी में हो रहा है, राइट। तो ऐसी कंडीशन में हमने इकोनॉमी को एक्सपेंड करना है। तो एक्सपेंड करने के लिए, उसको रिवाइव करने के लिए, वो दोबारा से रिकवरी करे, तो एक्सपेंशनरी फिस्कल पॉलिसी है वो मोस्ट रेलेवेंट रहेगी। गवर्नमेंट स्पेंडिंग अपनी इंक्रीज कर सकती है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, इनकम बढ़ेगी, डिमांड ज़्यादा करेंगे और कंसिक्वेंटली प्रोडक्शन में इंक्रीज होगा, नेशनल प्रोडक्ट जीडीपी हमारा इंक्रीज होगा, तो स्पेंडिंग इंक्रीज हो सकती है। टैक्स कट कर सकता है, टैक्स कट करेंगे तो लिक्विडिटी इकोनॉमी में एनहांस होगी, लोगों के हाथ में जो पैसा है वो ज़्यादा होगा, वो डिमांड ज़्यादा करेंगे, तो हम इकोनॉमी में रिकवरी ला सकते हैं, राइट। तो अकॉर्डिंग टू केन्स, expansionary fiscal policy will be most effective at the time of recession, right?
Next question is, which of the following statement is true? Statement 1 is total welfare is affected by many factors including economic welfare. Second is economic welfare refer to लिविंग स्टैंडर्ड, राइट? तो ये दोनों ठीक है, क्योंकि टोटल वेलफेयर होगा, अगर इकोनॉमिक वेलफेयर नहीं है तो हम एक आदमी का वेलफेयर हम उससे नहीं कह सकते, इकोनॉमिक वेलफेयर ये इंक्लूड करता है, राइट? और इकोनॉमिक वेलफेयर क्या होता है कि हमारा लिविंग स्टैंडर्ड किस तरह से है, इनकम क्या है, और हम किस तरह से, हमारा रहन सहन किस तरह का हो रहा है, क्या उसमें अपलिफ्टमेंट है ना, हम डेवलप्ड हुए या नहीं हुए, तो इकोनॉमिक वेलफेयर का वो पार्ट है। इसलिए यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट जो है वो सही होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर माइट कॉज अ कंट्री कंजम्पशन फंक्शन टू शिफ्ट अपवर्ड्स। फैक्टर्स दिए हैं, हमने बताना है कि कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कंजम्पशन फंक्शन को शिफ्ट करेगा अपवर्ड्स। दिस इज कंजम्पशन फंक्शन। तो कब हमारा कंजम्पशन फंक्शन शिफ्ट अपवर्ड होगा? अपवर्ड मीन्स इंक्रीज इन प्रोडक्शन, सॉरी, इंक्रीज इन कंजम्पशन, राइट? Options are a fall in share prices, B is a fall in interest rates, C is expectation that the economy will soon go into a recession, D is household deciding to be thriftier. तो शेयर के प्राइसेस में अगर कमी आ गई तो ऐसे केस में कोई भी उसको बाय नहीं करेगा, सेल करने की तरफ जाएगा, लेकिन खरीदेगा नहीं, राइट? तो ये डायरेक्टली हमारा कंजम्पशन फंक्शन से रिलेटेड नहीं है। सेकेंड इज फॉल इन इंटरेस्ट रेट। तो इंटरेस्ट रेट, इनकम हैज टू पार्ट, लेट अस अंडरस्टैंड फर्स्ट। इनकम हैज टू पार्ट, कंजम्पशन एंड सेविंग। कुछ हम इनकम का हिस्सा या तो कंज्यूम करेंगे या सेव करेंगे, डिस्पोजेबल इनकम की बात हो रही है, राइट? तो जब इंटरेस्ट रेट में फॉल्स है तो सेविंग डिस्करेज होगी इकोनॉमी के अंदर, राइट? क्योंकि हम क्यों इन्वेस्ट करें जब हमें उसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम मिल रहा है? तो सेविंग डिस्करेज होगी, जो यहाँ का जो अमाउंट है सरप्लस वो कंजम्पशन में यूज किया जाएगा इनकम का, राइट? तो क्या होगा? इंटरेस्ट रेट के कम होने पे जब सेविंग्स कम हुई तो कंजम्पशन हमारा इंक्रीज हो गया। Fall in interest rate cause a country consumption curve shift upward, right? सी ऑप्शन समझ लेते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर है हमें मिल गया है, करेक्ट आंसर इज बी। सी को समझ लेते हैं, एक्सपेक्टेशन दैट द इकोनॉमी विल सून गो इनटू। तो इस केस में क्या होगा कि अगर हम आने वाले टाइम में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि रिसेशन इकोनॉमी में आ सकती है, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं, राइट? तो क्या होगा? रिसेशन आएगा, हमें पता है कि स्लो डाउन हो जाएगा इकोनॉमी के अंदर, डाउन टर्न शुरू हो जाएगा, तो हम अवेयर हो जाएंगे फ्यूचर को लेके, तो हम प्रेजेंट में लेस कंज्यूम करेंगे, राइट? और ऑप्शन चौथा है हाउस होल्ड डिसाइडिंग टू थ्रिफ्टियर, सेव ज्यादा करेंगे हाउस होल्ड, नहीं, अगर सेव ज्यादा करेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, राइट? तो बिल्कुल एंटी हो गया फोर्थ फैक्टर। अगर सेव की तरफ हाउस होल्ड बढ़ेंगे तो कंजम्पशन कम हो जाएगा, राइट? तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन बी, ए फॉल इन इंटरेस्ट रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आउट ऑफ द पैरामीटर ऑफ मनी स्टॉक एडॉप्टेड बाय द आरबीआई द ब्रॉड मनी इज। टॉकिंग अबाउट मनी स्टॉक्स, मनी को मेजर करने के लिए मॉनेटरी एग्रीगेट्स एडॉप्ट करता है आरबीआई। हियर इन द ऑप्शन वी हैव गिवन M1, M2, M3, M4, राइट फ्रॉम 1972 टू 1998 तक हम 4 मॉनेटरी एग्रीगेट्स यूज करते हैं, दैट इज M1, M2, M3 एंड M4, राइट? जो M1 है इट इंक्लूड्स करेंसी इन द फॉर्म ऑफ नोट्स एंड कॉइन्स, डिमांड डिपॉजिट्स, जो कभी भी शॉर्ट टर्म में आप विड्रॉल कर सकते हैं बैंक में जमा, और अदर डिपॉजिट विद आरबीआई, राइट? इट्स फॉर्म M1। जो M2 में इंक्लूड होता है दैट इज करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस डिपॉजिट्स इन पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स। पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक में जो डिपॉजिट्स है वो इंक्लूड होगा M2 में। M2 is broader than M1, right? Next is M3. M3 include M1 plus time deposit.
जो मनी सप्लाई के मेजर है ये डिफाइंड किए हैं आरबीआई ने, राइट। ये टाइम डिपॉजिट करता है, पोस्ट ऑफिस सेविंग इसमें इंक्लूड नहीं होता है। और जो M4 मॉनेटरी मेजर है इट इंक्लूड्स M3 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग्स एक्सेप्ट्स नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स है जो इशू करता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू पोस्ट ऑफिस, वो इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, वो एक्सक्लूड होंगे, राइट। तो ये लगभग ये सबसे ब्रॉडर टर्म है और लीस्ट लिक्विड है। मोस्ट लिक्विड क्या है इसमें? M1 इज मोस्ट लिक्विड, जो लगभग आपका कैश की ही फॉर्म में ही रहता है, करेंसी डिमांड डिपॉजिट, जो आप शॉर्ट टर्म में कभी भी उसका विड्रॉल कर सकते हैं, राइट। और जो एक सब तरह से मनी को इंक्लूड कर लेता है, दैट इज मोस्ट ऑफ द मनी इंक्लूड M3। इसीलिए हम इसको कहते हैं ब्रॉड मनी, को डिफाइंड किया है आरबीआई ने एज ब्रॉड मनी, राइट। और जो सबसे लेसर कंपोनेंट इंक्लूड करता है दैट इज M1, इसको कहते हैं नैरो मनी, राइट। हियर द क्वेश्चन इज अबाउट ब्रॉड मनी। ब्रॉड मनी क्या हो गया? M3, therefore ऑप्शन बी इज करेक्ट, वेरी सिंपल, राइट। Let us move to the next question. Next question is the element given below are some of the part of M4 money supply in India. Options are broad money, all deposit with post office saving banks, national saving certificates. Appropriate options क्या होगा जो M4 को constitute करे, राइट। हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस कर लिया है सभी चारों तरह के मॉनेटरी एग्रीगेट्स। तो M4 इंक्लूड M3 प्लस डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस सेविंग, राइट। M3 इंक्लूड करेंसी डिमांड डिपॉजिट एंड टाइम डिपॉजिट। अगर हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो M4 इंक्लूड्स करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट प्लस टाइम डिपॉजिट, दैट इज M3 ब्रॉड मनी, राइट, प्लस सेविंग्स डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, राइट, एक्सेप्ट नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, ये इसमें इंक्लूड नहीं होंगे, राइट। तो ये एक ब्रॉडर डेफिनेशन है M4 की। तो ऑप्शन में क्या क्या हमारे पास? M3 इज ऑलरेडी है, और डिपॉजिट विद सेविंग इट विल ऑल्सो इंक्लूड इन द M4। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट इसमें हम इंक्लूड नहीं करेंगे, राइट। तो जो राइट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन A एंड B ओनली, दैट इज इन ऑप्शन 1 हियर, ऑप्शन 1 विल बी करेक्ट, राइट। आई होप दिस आंसर्ड योर क्वेश्चन, और जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको बताई है उससे आपको हेल्प होगी टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट इन डिटेल। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको दूसरों तक भी शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन है उसको प्रेस करना है ताकि जब मैं नई वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। थैंक यू।